सभी को नमस्कार। डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। मैं नीरज शर्मा, डायट प्रवक्ता सोनभद्र, आज डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम शांति शिक्षा एवं सतत विकास पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हमने पूर्व के क्लास में आप सभी को शांति शिक्षा के विषय में अवगत कराया था, आज मैं शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य, इंडियन लाइफ वैल्यू इन पीस एजुकेशन पर चर्चा करूंगा। विद्वानों का एक समूह मानता है कि व्यक्ति में यदि भारतीय जीवन मूल्यों का समावेश कर दिया जाए तो समाज में किसी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती। भारतीय जीवन मूल्यों के अनुसार संपूर्ण विश्व को एक समाज एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर स्वीकार किया जाए तो हम विश्व के किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देंगे। इससे संपूर्ण समाज में शांति स्थापित होगी। इसलिए छात्रों को प्राथमिक स्तर से भारतीय मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। भारतीय जीवन मूल्यों के माध्यम से सामाजिक शांति उत्पन्न करने की प्रक्रिया का वर्णन हम कुछ बिंदुओं के आधार पर करेंगे। इसमें पहला है आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ आइडियलिस्टिक वैल्यू। छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे वह सत्य का आचरण कर सकें तथा हिंसा को दूर कर सकें। सामान्यतः जब व्यक्ति असत्य का आचरण करता है तथा हिंसात्मक प्रवृत्तियों का सहारा लेता है तब वह समाज के लिए अभिशाप बन जाता है तथा समाज में हिंसा फैलाता है। जब व्यक्ति को सदाचार एवं अहिंसा का महत्व बता दिया जाता है तो वह हिंसा के मार्ग को त्याग देता है। इससे समाज में शांति स्थापित हो जाती है। दूसरा पॉइंट है मानवता की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। सामान्य रूप से समाज में हिंसा की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब हमारा व्यवहार मानवता के विरुद्ध होता है तथा हम अपने कार्य एवं व्यवहार को अमर्यादित मानते हैं। जब हम विचार करते हैं कि संपूर्ण संसार का प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है, क्योंकि इससे पहले हम मानव हैं, इसके बाद अमेरिकन, चीनी एवं भारतीय हैं, तो मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए कार्य करता है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों में मानवता की भावना का विकास करना चाहिए, जिससे छात्र अपने जीवन में विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को अपना सहयोगी समझें तथा मानवता के आधार पर कार्य करें। इससे समाज में शांति व्यवस्था उत्पन्न होती है। नैतिकता की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ मॉरलिटी। आध्यात्मिक विकास के लिए नैतिकता की शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार में नैतिक होगा तभी वह समाज में शांति स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकेगा। सामान्यतः जब हमारा व्यवहार संपूर्ण मानव एवं जीव जंतुओं के प्रति सुखदायी होता है तब यह माना जाता है कि व्यक्ति के अंदर नैतिकता की शिक्षा है। अगली पॉइंट है प्रकृति प्रेम की शिक्षा। जब हम प्रकृति से प्रेम करते हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। इससे हम
विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को उत्पन्न नहीं करते, पेड़ नहीं काटते तथा नदियों के जल को प्रदूषित नहीं करते। इस प्रकार समाज को प्राकृतिकमय वातावरण हम प्रस्तुत करते हैं और हम विभिन्न प्रकार के आपदाओं से बच सकते हैं। इससे समाज में शांति की व्यवस्था वैश्विक स्तर पर समाप्त हो जाती है। भारतीय संस्कृति की वैश्विक स्तर पर स्थापना। विश्व स्तर पर आध्यात्मिक विकास की स्थिति छात्रों एवं समाज में उत्पन्न करनी चाहिए। तो इसका सबसे सरल उपाय यही है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रसार किया जाए, जिससे संपूर्ण समाज में आदर्शवादी मूल्यों का प्रभाव हो। इससे संपूर्ण मानव समाज में शांति स्थापित हो सकेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए दूसरों को सुख प्रदान करेगा, भौतिक सुख के लिए दूसरों को दुख नहीं देगा। पशु प्रेम की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ एनिमल लव। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में पशुओं की पूजा की जाती है। अनेक जीव जंतुओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है। जैसे चूहे को गणेश जी की सवारी माना जाता है। भगवान कृष्ण का मुकुट मोर के पंखों से बनता है तथा कुत्ते की पूजा माँ शीतला देवी के त्यौहार पर की जाती है आदि। पशु प्रेम से मानव एक ओर विभिन्न जीव जंतुओं को अपने स्वार्थ के लिए नष्ट नहीं करता, वहीं दूसरी ओर वह पर्यावरणीय संरक्षण में सहायता करता है। इस स्थिति से मानव में दया एवं प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार मानव समाज में शांति स्थापित हो सकती है। अगला है सार्वजनिक हित की शिक्षा। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही सार्वजनिक हित को महत्व दिया जाता रहा है। समाज में किसी एक व्यक्ति को यह ज्ञात हो जाए कि एक व्यक्ति के प्राण त्याग देने से 100 व्यक्तियों के प्राण बच सकते हैं, तो व्यक्ति अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता था। दधीचि ऋषि ने सार्वजनिक हित के लिए अपने प्राणों का त्याग दिया तथा इन को हड्डियों से वज्र बनाने की आज्ञा प्रदान की। इस प्रकार सार्वजनिक शिक्षा से सार्वजनिक हित का समावेश होता है और छात्रों में प्राथमिक स्तर से सार्वजनिक हित के कार्य करने के अवसर दिए जाएं, तो छात्रों के मन में स्वहित के स्थान पर परहित की भावना जागृत होती है। त्याग की भावना का विकास। सामान्यतः भारतीय संस्कृति को त्याग की खुली किताब माना जाता है। यहाँ समाज में उत्थान तथा मानव हित के लिए व्यक्तियों ने सुख एवं विलासी जीवन को ठोकर मार दी। इसमें सिद्धार्थ, भगवान राम और भरत आदि के नाम अग्रणी हैं, जिन्होंने राज सुख को त्याग कर कष्टों को अपना लिया। इस प्रकार की शिक्षा पाने से छात्रों में सार्वजनिक त्याग की भावना का विकास होता है। आगे है ईश्वर में विश्वास, फेथ इन गॉड। भारतीय संस्कृति ईश्वर में विश्वास रखती है। हर व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से आस्थावादी होता है। हमें भी किसी कार्य के लिए भगवान में बिलीव रखना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और व्यक्ति के अंदर आत्मी सुख का भाव जागृत होता है और व्यक्ति हर जीव जंतुओं को भगवान का बनाया हुआ मानते हैं और उनके सुख दुख को अपने सुख दुख समझते हैं।
ऐसी भावना का विकास शांति शिक्षा के द्वारा बालकों में उत्पन्न की जा सकती है। पाप पुण्य को परिभाषित करना। प्रायः यह देखा जाता है कि बालक कौन सा कार्य करेगा अथवा नहीं करेगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस कार्य को पाप की श्रेणी में रखा जाएगा, किस कार्य को पुण्य की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर ऐसी बातों को प्राथमिक स्तर से ही बालकों को समझा दिया जाए तो निश्चित रूप से उनमें पाप और पुण्य के विषय में एक माइन्यूट जो अंतर होता है वो समझ में आएगा और व्यक्ति एक कल्याणकारी भावना से आगे चलकर भविष्य में कार्य करेगा और प्रायः वह उन चीज़ों को करने से बच जाएगा जिससे वो पाप का भागी होता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि शांति शिक्षा की स्थापना के लिए भारतीय संस्कृति का विश्व स्तर पर प्रचार किया जाए तथा संपूर्ण विद्यालयों में एवं पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति के मूल्यों को पढ़ाया जाए। अगली टॉपिक है शांति कौशल। हम अगली टॉपिक में शांति कौशल पे चर्चा करेंगे। शांति कौशल वास्तव में है क्या? शांति कौशल की विशेषताएं। शांति कौशल का आशय उन कौशलों से होता है जिन्हें सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा जिसमें सार्वजनिक हित का समावेश होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, जैसे बस में जानवरों को ले जाने की स्वीकृति नहीं मिलती। इस आधार पर कोई भी परिचारक जानवरों के साथ किसी भी यात्री को यात्रा की अनुमति नहीं देता। एक रात अंतिम बस रवाना हो रही है, बहुत अधिक सर्दी है। एक महिला अपनी गोद में अपने पालतू पिल्ले के साथ खड़ी है। रात के 10 बजे हैं जब स्टैंड पर बस रुकती है तथा वह महिला अपने पिल्ले के साथ प्रवेश करना चाहती है तो परिचारक उसको यह कहकर मना कर देता है कि बस में जानवरों के साथ यात्रा करना मना है। इससे वह महिला दुखी हो जाती है। तुरंत परिचालक अपने विवेक के आधार पर सोचता है कि इस रात में यह अकेली महिला कहाँ जाएगी, इसके साथ अप्रिय घटना भी हो सकती है। इसके बाद वह उसको बस में यात्रा करने की आज्ञा प्रदान करता है। यदि परिचालक के दोनों निर्णयों पर विचार किया जाए तो उसका द्वितीय निर्णय तर्कसम्मत था, क्योंकि इसमें उसने परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष को प्राप्त किया। यह निष्कर्ष सभी के लिए स्वीकार किया गया है। शांति कौशलों के विशेषताएं। हम कुछ शांति कौशल की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जिन बालकों के अंदर या व्यक्तियों के अंदर शांति कौशल के भाव जागृत हो जाते हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं कुछ होती हैं। वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं उस पर बातचीत होगी। पहला है उचित प्रक्रिया। शांति कौशलों के लिए यह आवश्यक है कि कौशल प्राप्ति के संपूर्ण प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाए तथा किसी समस्या के संपूर्ण पक्षों पर विचार किया जाए, इसके बाद ही निर्णय लिया जाए। जैसे पौधों में सजीवता एवं निर्जीवता के लक्षण पर विचार किया जाए तथा उनकी वृद्धि प्रक्रिया पर विचार किया जाए। इसके बाद यह निष्कर्ष निकाला जाए कि पौधे सजीव हैं या निर्जीव, अथवा शांति की प्राप्ति के लिए संपूर्ण प्रक्रिया को उचित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए।
दूसरा है वैधता का समावेश। शांति कौशलों में वैधता का समावेश होना चाहिए, अर्थात जो भी परिणाम प्राप्त किया जाए उसमें शिक्षक को या प्रयोगकर्ता को अपने पूर्वाग्रहों का समावेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक द्वारा अपने पूर्वाग्रह को सम्मिलित करने से उसकी वैधता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा भिन्न भिन्न प्रयोगकर्ताओं द्वारा निष्कर्ष की प्राप्ति भिन्न भिन्न रूपों में होती है। अगला है विश्वसनीयता। सामान्य रूप से शांति कौशलों में विश्वसनीयता का समावेश होना चाहिए। जिन कौशलों में विश्वसनीयता का समावेश नहीं होता वे निष्कर्ष तर्क सम्मत नहीं माने जाते। जैसे चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण को सामान्य व्यक्ति पौराणिक घटनाओं के आधार पर स्वीकार करते हैं, परंतु जब उनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो विभिन्न तथ्यों पर विचार किया गया तो उसे एक खगोलीय घटना के रूप में स्वीकार किया गया। इस निष्कर्ष में पूर्णतः विश्वसनीयता का समावेश था, इसलिए आज भी इसे एक खगोलीय घटना के रूप में स्वीकार किया जाता है। फिर चौथा है समन्वय या कोऑर्डिनेशन। शांति कौशलों की प्राप्ति की प्रक्रिया में समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध सभी सामग्री, उपकरण एवं संसाधनों के माध्यम से समन्वय की स्थिति की जाए। जैसे विभिन्न विवादों के बारे में विभिन्न निष्कर्ष प्राप्त करने हैं तो इस संबंध में उपलब्ध शांति वार्ताओं एवं समझौतों में समन्वय का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि शांति की प्रक्रिया उचित रूप से संपन्न हो सके। अनुभवों का समावेश। शांति कौशलों के प्रयोग की प्रक्रिया में अपने पूर्व अनुभवों का समावेश करना चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रयोगों में पूर्ण अनुभव उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता करते हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार के विवादों के समाधान में आध्यात्मिक शिक्षा के विषय में प्राप्त अनुभवों का प्रयोग करके शांति स्थापित की जा सके। आगे है विश्लेषण एवं संश्लेषण। विश्लेषण एवं संश्लेषण की प्रक्रिया शांति कौशलों का प्रमुख अंग है, क्योंकि जब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता जब तक कि घटना के संपूर्ण पक्षों का उचित संश्लेषण एवं विश्लेषण न किया जाए। संश्लेषण एवं विश्लेषण की प्रक्रिया से घटना या तथ्य के सभी पक्षों पर व्यापक विचार विमर्श संभव हो जाता है, जिससे शांति की संभावना बढ़ जाती है। सातवां है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। शांति कौशलों का प्रमुख अंग तार्किक चिंतन होता है। जब तक किसी घटना या समस्या के बारे में तार्किक चिंतन नहीं करते तब तक उसके समाधान को प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में विभिन्न प्रकार के विवादों को समाप्त करने के लिए तार्किक चिंतन की आवश्यकता होती है, इसलिए शांति कौशलों में तार्किक चिंतन की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के तर्क वाक्यों के माध्यम से ही शांति की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार शांति कौशलों के प्रयोग की प्रक्रिया पूर्णतः प्रासंगिक एवं परिस्थितिजन्य होनी चाहिए, जिससे कि उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। जब हम किसी निष्कर्ष को गहन अध्ययन के पश्चात प्राप्त करते हैं तो उसमें वैधता एवं विश्वसनीयता की स्थिति अधिक होती है। आगे हम चर्चा करेंगे शांति कौशलों के आधार, फाउंडेशन ऑफ पीस स्किल। शांति कौशल की अवधारणा एक व्यापक प्रक्रिया है, इसलिए इसके आधार भी व्यापक रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। शांति कौशल के प्रमुख आधारों में नाम आता है सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू। शांति कौशलों में सामाजिकता की संभावनाएं अधिक होती हैं, क्योंकि किसी भी असामाजिक कार्य को शांतिपूर्ण कार्य नहीं कहा जा सकता। जिन कार्यों में सामाजिक शांति के विकास की भावना तथा सामाजिक कल्याण छिपा होता है उन कार्यों को सामाजिक मूल्यों की संज्ञा
दी जाती है, जैसे सामाजिक विवाद का समाधान करना, नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। जो व्यक्ति इन कार्यों को करता है उन्हें शांति कौशलों से युक्त माना जाता है। दूसरा है शिक्षा या एजुकेशन किसी भी शांति कौशल का प्रमुख आधार माना जाता है, क्योंकि शिक्षाहीन मानव पशु की श्रेणी में आता है। शिक्षा के माध्यम से मानव में विभिन्न प्रकार की योग्यताओं एवं दक्षताओं का विकास होता है। शैक्षिक विकास के माध्यम से ही मानव ने प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति तथा जीवन में विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। तीसरा है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता भी शांति कौशल का आधार है, क्योंकि जिन छात्रों में सृजनात्मकता पाई जाती है उन छात्रों की बुद्धि प्रखर होती है तथा उन्हें प्रतिभाशाली छात्रों की श्रेणी में माना जाता है। इस प्रकार छात्रों को विवेकपूर्ण छात्रों की संज्ञा प्रदान की जाती है। सृजनात्मक व्यक्तियों द्वारा ही विभिन्न प्रकार के समाधान किए जाते हैं तथा विभिन्न वस्तुओं का सृजन किया जाता है। अगला है सर्वांगीण विकास। शांति कौशलों के प्रयोग से विकासपूर्ण कार्यों के लिए सर्वांगीण विकास का कार्य किया जाता है। जहाँ विनाश होता है वहाँ अशांति की संज्ञा दी जाती है। जैसे जब कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए लूट, चोरी एवं डकैती से संबंधित कार्य करता है तो उसको अशांति फैलाने वाले पुरुष की संज्ञा दी जाती है। दूसरा व्यक्ति गृह निर्माण, सड़क निर्माण एवं विभिन्न उद्योगों में श्रम करके धन अर्जन करता है, उसे शांति कौशल युक्त पुरुष की संज्ञा दी जा सकती है। इस प्रकार शांति कौशलों में सर्वांगीण विकास निहित है। उपयोगिता। शांति कौशलों का आधार उपयोगिता को भी माना जाता है। जैसे विज्ञान के अनेक आविष्कार वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हैं तथा इन आविष्कारों के माध्यम से मानव जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण उत्पन्न होता है। आज हमारे जीवन की प्रत्येक उपयोगी वस्तु विज्ञान से ही संबंधित है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जीवन को प्रत्येक उपयोगी वस्तु के विकास के मूल में शांति कौशलों से युक्त पुरुषों की भूमिका है। अतः शांति कौशलों का प्रमुख आधार उपयोगिता को भी स्वीकार किया जाता है। नैतिकता। शांति कौशलों के अंतर्गत नैतिकता का समावेश होता है। अनैतिक कार्य करने वाले व्यक्ति को भी शांति प्रिय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य अशांति फैलाते हैं, जैसे आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति। अतः नैतिकता शांति कौशलों का प्रमुख आधार मानी जाती है। सद्भावना। सद्भावना भी शांति कौशलों का आधार है। उदाहरणार्थ, भारतीय संसद पर होने वाले हमले के बाद भारत चाहता तो युद्ध की घोषणा कर सकता था, परंतु पाकिस्तान से युद्ध होने पर परमाणु युद्ध का खतरा था, जिसको रोकने की इच्छा भारत की भावना से भारत द्वारा बातचीत को आधार बनाया गया। यदि व्यक्ति के कार्य में सद्भावना होगी तो उसके कार्य को शांतिपूर्ण कार्य में सद्भावना नहीं होगी तो उसके कार्य को शांतिपूर्ण कार्य नहीं माना जाएगा। विस्तृत सोच, ब्रॉड थिंकिंग। शांति प्रिय व्यक्ति प्रत्येक घटना के समस्त पक्षों को सोचने के बाद ही निर्णय लेता है तथा इस भावना से रहित पुरुष का निर्णय संकीर्णता से भरा होता है। जैसे ट्रेन में यात्रा करते समय एक व्यक्ति की जेब से पर्स चुरा लिया जाता है, जिसमें उसके पैसे एवं टिकट खो जाते हैं। इसके बाद टीटी उसको बिना टिकट दे कर दो प्रकार के निर्णय ले सकता है। प्रथम, व्यापक जांच के बाद उसे यात्रा करने देता है। द्वितीय, उसे
जेल भेज सकता है। टीटी का प्रथम निर्णय विवेकपूर्ण माना जाएगा क्योंकि इसमें व्यापक सोच समाहित है, अतः विस्तृत सोच शांति कौशल का प्रमुख आधार है। अगला पॉइंट है कुशलता। कुशलता को भी शांति कौशलों का प्रमुख आधार माना जाता है। जैसे राजा के दरबार में दो महिलाएं एक बच्चे के बारे में विवाद करते हुए आए कि यह बालक मेरा है। राजा के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हुई कि वह किस महिला को बालक को दे। राजा ने कुशलता का परिचय देते हुए कहा कि मैं बालक के 2 टुकड़े कर देता हूँ, आधा आधा दोनों बांट लेंगी। बालक की असली माँ ने कहा, नहीं महाराज, बालक इसके पास ही रहने दो, कम से कम जीवित तो रहेगा। अपनी न्यायिक कुशलता से राजा ने बालक को उसकी वास्तविक माँ तक पहुँचा दिया। अगला है संवेगात्मक विकास। शांति कौशल का प्रमुख आधार संवेगात्मक स्थिरता को भी माना जाता है क्योंकि जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं उनके कार्य एवं व्यवहार में शांति प्रियता दृष्टिगोचर नहीं होती तथा जो व्यक्ति संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं उनका कार्य एवं व्यवहार शांतिपूर्ण होता है। हमें अनेक परिस्थितियों में दूसरों के संवेगों एवं भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है तथा अपने संवेगों पर नियंत्रण करना पड़ता है। आगे के क्लास में हम एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।